उसके रिजल्ट क्या आएंगे और अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो क्या रिजल्ट आएंगे। लेकिन आज की तारीख में, आज से 2 महीने आगे की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे वो अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड की जो सीटें हैं वो, क्योंकि उत्तराखंड में सीटों को बताने से पहले अगर 2017 की दलीय स्थिति सामने ले आए। देखिए 2017 में उत्तराखंड की जो दलीय स्थिति है उसमें बीजेपी के खाते में 57 सीटें और कांग्रेस 11 सीटों पर सिमटी हुई थी और 2 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में। कुल 70 सीटों में से ये परिस्थितियां थी उस समय, ये 2017 की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आज 25 दिसंबर 2021 को अगर चुनाव होते हैं तो लोगों का मन क्या कहता है, आइए इसको देखते हैं। 57 सीटें, क्या बीजेपी फिर से दोहरा पाएगी इस रिकॉर्ड को? अगर दोहरा पाती है तब भी, नहीं दोहरा पाती है तब भी। लेकिन देख लेते हैं कि स्क्रीन पर क्या सीटें आती है। जरा लेकर आइए स्क्रीन पर सीटों को और फिर सीधे आज की तारीख में अब देखिए स्क्रीन पर बीजेपी 26 से 28 और कांग्रेस पार्टी 40 से 42 और अदर्स के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ओपिनियन पोल, हमारा इलेक्ट लाइन और डीबी लाइव का ओपिनियन पोल यह कहता है कि बीजेपी 26 से 28 यानी बीजेपी की सरकार उत्तराखंड से जा रही है और कांग्रेस वहां पर गेन करती हुई जो 11 सीटें थी पिछली दफा उसमें काफी इजाफा करते हुए, 4 गुना कह सकते हैं इजाफा करते हुए, और यहां 40 से 42 सीटों पर। सीधे आना चाहूंगा दिनेश जुयाल जी, देहरादून में बैठे हुए हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी की जबरदस्त रैली हुई थी, उससे पहले राहुल गांधी की रैली से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी जिससे लोग उठकर जाने लगे थे, ऐसी तस्वीरें भी आई थीं। उसके बाद कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं, हालांकि उस समय ये 3 दिन पहले की तस्वीरें जिसमें हरीश रावत नाराज दिखे और मार कुटाई भी हुई वहां पर कुछ आपसी कांग्रेस के नेताओं के बीच। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी भी अपनी जुगत में लगी हुई है वहां पर, लेकिन फिर भी फायदा ना आम आदमी पार्टी को होता दिखाई दे रहा है और ना ही बीजेपी रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं उत्तराखंड की सियासी गतिविधियों को, क्या कहेंगे इस पे? राजीव जी, इस बीच कुछ घटनाक्रम जो हुआ है उसका एक ही मकसद था कि एक ही उसका नतीजा निकलता है। निष्कर्ष यही है कि भारतीय जनता पार्टी ये तय करना चाह रही है कि कांग्रेस का कैंपेन वो तय करे। हरक सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, हमारे मंत्री हैं, वो लंबा उनका करियर है, राजनीतिक करियर उत्तर प्रदेश से यहाँ तक का। तो केंद्रीय बिंदु में हरक सिंह जी हैं। हरक सिंह को कांग्रेस में लाने के लिए इंदिरा हृदय जी का जो पुराना धड़ा है वो सक्रिय था और उसको लेकर के हरीश रावत और बाकी लोगों में एक मतभेद था। और वो मतभेद इस तरह बढ़ते चले गए और उसको भारतीय जनता पार्टी साइलेंटली ऑब्जर्व भी कर रही थी, कहीं ना कहीं से उसको पुश भी किया जा रहा था। जो कल और परसों जो कांग्रेस मुख्यालय में हल्की फुल्की जो झड़प हुई है कार्यकर्ताओं में, उसमें भी कहीं वो ऐसा ही कुछ हाथ है। तो एक माहौल ये बनाया जा रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग तैयार बैठे हैं कांग्रेस में आने के लिए और ये आएंगे, फिर कांग्रेस अपना कैंपेन शुरू करेगी। लेकिन फिलहाल अब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ऐसा लगता है। हरक सिंह जी ने कल इस्तीफे का नाटक भी कर दिया और उसके बाद सुबह उनने वो क्लियर भी कर दिया, तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। एक और विधायक थे, उनके भी इस्तीफे की चर्चा हुई। अब सफाई आ गई कि सब ये नहीं हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये मामला सेटल होता जा रहा है। इसमें हरीश रावत जी ने कह दिया कि आई विल लीड, वो बात है। इसके मतभेद धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि ठीक हो रहे हैं और जो कांग्रेस डेफिनेटली यहाँ पर उत्तराखंड में एक चेंज का मूड है पब्लिक का, और जो कि सर्वे में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सीटों में 2-1 का ऊपर नीचे का हो सकता है मेरे असेसमेंट में और ये सर्वे में, लेकिन यहाँ चेंज का मूड डेफिनेटली दिख रहा है उत्तराखंड में। और उसी को मैनेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अंदर भी घुसने का प्रयास कर रही है और उथल पुथल मचा रही है। आम आदमी पार्टी जो तीसरा खिलाड़ी है, अभी तक उनका कोई सीट तो बनती भी नहीं दिखाई दे रही। हाँ, एक सर्टेन वोट परसेंटेज मैदानी इलाकों में वो बनाते जा रहे हैं।
अब यहाँ जैसे मैंने प्रारंभिक चर्चाओं में भी एक बात जिक्र किया था कि देखिए इलेक्शन को ये किस तरफ ले जाते हैं, तो उस कड़ी में जो अभी हरिद्वार में जो नाटक हुआ है धर्म संसद के नाम पर, यदि नरसिंहानंद और उनके चेलों ने जो बवाल किया है, यहाँ के सरकार की नाक के नीचे संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जिस तरह के भाषण दिए गए हैं, जिस तरह हथियार उठाने मरने मारने की बातें की गई हैं, तो वो बीजेपी के कैंपेन का एक चेहरा वो भी है। आगे वो कहाँ दी, वो न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी उसके छींटे पड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्या ये लोग जो यहाँ से दीक्षित होके गए हैं, वसीम रिजवी साहब उर्फ जो है वो इंद्रिया जीत चुके त्यागी जी महाराज, जो है जो इस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी, बहुत ही आक्रामक और बड़ी आपत्तिजनक भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो ये चीजें अभी होंगी, अभी मूड बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है, पूरे संसाधन है उनके पास, और उनके पास एक नहीं कई रणनीतियों पर एक साथ वो लोग काम करते हैं। कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, जो जो ये माहौल केंद्र सरकार ने बनाया है, कोरोना काल में यहाँ की उपेक्षा करके, यहाँ के जो मुख्यमंत्री ने बनाया है, जनता की उपेक्षा करके गलत फैसले लेकर के, और यहाँ के लोगों को जो मर्म है उसको उसको बार बार उसको मरोड़ करके यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सत्ता परिवर्तन का एक मूड है, और अभी भारतीय जनता पार्टी मैनेज करने का प्रयास कर रही है, और उनकी रणनीति आगे क्या होती इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। वो कांग्रेस में अभी भी ऐसा नहीं, कांग्रेस में सब कुछ मैनेज हो गया। अब इस समय आज की डेट में, पिछले दिनों का घटनाक्रम देखते हुए आज की डेट में कांग्रेस कुछ मैनेज होते हुए दिख रही है, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी कौन सा पेच फताती है, क्योंकि कांग्रेस जब से कांग्रेस को पिछली बार इन्होंने तोड़ा था, जब पूरा कुंबा उठा के ले गई कांग्रेस का भाजपा में लेके गए थे पिछली जब सरकार बनाई थी, तब से लेके अब तक कांग्रेस बहुत ही निर्बल स्थिति में यहाँ पर रही है, और जो उस पर केंद्र का ध्यान भी नहीं गया। यहाँ पर जो देवेंद्र यादव जी को भेजा गया पार्टी को संभालने के लिए, वो नब्ज ही नहीं पकड़ पाए, उनने एक धड़े को पकड़ लिया, और उसकी वजह से उनको चीजें और यहाँ मिसमैनेज हो गई, बड़ी डिस्टर्ब हो गई। तो जरा सा कांग्रेस अपनी चीजों को समझ ले तो लड़ाई थोड़ा और दिलचस्प हो। बहरहाल तो चुनाव रणनीति के मामले में, तामझाम के मामले में, दिखावे के मामले में भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, अगर मैं आप इस तरह देखें। लेकिन अंडर करेंट कांग्रेस के पक्ष में डेफिनेटली है। अगर कांग्रेस का चेहरा बिगाड़ने में भाजपा कामयाब रही और भी इस तरह खुरापाने होती रही, तो उसका थोड़ा बहुत फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। जी राजीव, अभी इतना ही। जी, बहुत सारी बातें और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहां रख रहे हैं। और कांग्रेस कल को कांग्रेस की स्थिति क्या होती है, बीजेपी की स्थिति क्या होती है, या आम आदमी पार्टी जो वहां पर एक स्पेस बनाने की कोशिश में लगी हुई है उसकी स्थिति क्या होती है, कल की कल बात करेंगे। लेकिन आज की तारीख में जब हमारे साथ इलेक्ट्राइन के सीईओ विजय शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, और जो काम कर रहे हैं, जो सर्वे लेकर के आए हैं, उस सर्वे के आधार पर आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो यहां पर कांग्रेस को 40 से 42 सीटें और बीजेपी को 26 से 28 सीटों पर ही संतोष करना होगा। इस प्रकार कांग्रेस की सरकार बनती हुई उत्तराखंड में दिखाई दे रही है। प्रेम कुमार जी, आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो धर्म संसद की जो बात अभी कर भी रहे थे दिनेश जुयाल जी, और उसकी चर्चा देश भर में, देश नहीं विदेश में भी है, सोशल मीडिया पर तो काफी इस बारे में बातें हो रही हैं। धर्म संसद को लेकर के थोड़ी सी समझना चाहूंगा कि क्या उसका असर उत्तर प्रदेश में भी, पंजाब में भी जो आने वाले चुनाव हैं वहां भी पड़ने का लग रहा है क्या कि इसका असर पड़ सकता है, जिसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जिसको लेकर के बीजेपी चाहती भी है उसमें उसको फायदा मिलेगा? ऐसे मुद्दे पर जब बीजेपी ले जाती है कट्टरता के मुद्दे पर, तो उसका फायदा मिलता है। इवन वैसे भी अगर कुछ बोलते हैं वैसी बात, तो वो भी बीजेपी को सूट करती है। तो दोनों तरह की कट्टर बातें आप देखिए, हरिद्वार से चूंकि धर्म संसद की बात उठी है, तो इसलिए हरिद्वार में तो जितना असर कम पड़ेगा, लेकिन उसका ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में उनको पड़ने की उम्मीद है। ये ऐसी योजना बना करके चीजें हो रही, क्योंकि आप देखेंगे वहां पहुंच करके इस धर्म संसद को आयोजित करने वाले लोगों में ज्यादातर संख्या उत्तर प्रदेश से ही है। ये लोग वहां पहुंच करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है।
उत्तर प्रदेश में भी कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, सत्ता बचाने का एक दबाव है। तो इस दबाव से उबरने के लिए बीजेपी को कुछ दिख नहीं रहा है, उनके रणनीतिकारों को कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो ये हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है, पहले से भी मैं आपसे बातचीत में कह चुका हूं कि हिंदुत्व कार्ड खेल करके आप अपना कैडर बेस को बस संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन विनिंग पोजीशन में आने के लिए हिंदुत्व कार्ड नाकाफी है। हिंदुत्व कार्ड आप डिफरेंट सर्वे में भी देख लीजिए, धर्म के आधार पर वोट करने वालों की संख्या कितनी है, तो वो नहीं है उतनी कि जिससे कि बीजेपी जीत सके। वही 24% 25% लोग होते हैं जो धर्म और जाति के आधार पर वोट करते हैं, तो इस आधार पर तो वो विनिंग पोजीशन मिल नहीं सकता। तो ये अगर वो सोच भी रही है बीजेपी, तो ये उल्टा ही पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। ये उल्टा पड़ेगा। दो और कमेंट लेना चाहूंगा। सबसे पहले प्रशांत टंडन जी आपसे कि क्या हिंदुत्व का जो कार्ड बीजेपी खेलती आई है, इस बार वो कार्ड जो है वो नहीं, मतलब काम का नहीं हो पा रहा है, यानी बीजेपी उस पे पिछड़ रही है हिंदुत्व कार्ड पे? राजीव जी, एक सर्वे जैसे आप कर रहे हैं तो राजनीतिक पार्टियां भी लगातार सर्वे करती हैं, और अभी आपने जिक्र किया कि रैलियों से लोग जाने लगे वापस, तो ये सारा फीडबैक उनके पास भी है, और तभी इस तरीके के आयोजन, तरीके की भाषा और इस तरीके के जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रयास होते हैं, इसका पूरा रिश्ता संबंध जो है वो राजनीतिक स्थिति से है और चुनाव की स्थिति से है। चुनाव के पहले ये सब कुछ नहीं होता है। जिस भी राज्य में चुनाव जब होने होते हैं तभी यह सारे चीजें शुरू होती है, चाहे वो लिंग हो, चाहे वो चर्चेस पे अटैक हो, चाहे वो इस तरीके की मुसलमानों के नाम की घोषणाएं हो, धर्म संसद बुला, ये तभी शुरू होता है कि जब उनके पास भी सर्वे है, और उनका सर्वे भी आपके जैसा ही है मुझे लग रहा है, तभी इस तरीके के नाटक हो रहे हैं। बिल्कुल शायद हो सकता है, क्योंकि इनके सर्वे भी, कुछ सर्वे जो हैं आरएसएस के और बाकियों के सर्वे आते हैं और गुपचुप तरीके से हम तक भी पहुंचते हैं, हम भी देखते हैं, और उसमें भी यही कमोबेश यही हाल है। जयशंकर जी क्या कहेंगे धर्म संसद से लेकर के? और धर्म संसद वो भी हरिद्वार तराई का पार्ट है, जिसका असर न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी पड़ सकता है। और लेकिन क्या ये कार्ड भी बीजेपी के लिए फ्लॉप साबित होने जा रहा है? राजीव जी, पहली बात तो जो उत्तराखंड को लेकर के हमारा ओपिनियन पोल है वो काफ़ी हद तक सटीक कहा जा सकता है। काफ़ी हद तक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तो पहली बात है कि जैसा अभी हमारे एक मित्र भी कह रहे थे कि अभी उम्मीदवारों की घोषणा तो हुई नहीं है। विजय शुक्ला कह रहे थे शायद कि एक तो उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, और अभी पूरी तरह से चुनावी मुद्दे भी सामने नहीं आए हैं। तो अभी सिर्फ यही है कि जो सरकार के खिलाफ नाराज़गी है वो आपके ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जो सरकार के खिलाफ महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार जिस तरह से फैला हुआ है, इस सब बातों को लेकर के जो नाराज़गी है वो नाराज़गी प्रस्फुटित होकर के हमारे ओपिनियन पोल में आ रही है। अब ये कॉन्क्रिटाइज इसका होगा और ठोस होगा ये जब उम्मीदवारों के नाम चेहरे सामने आने शुरू हो जाएंगे और जब चुनावी मुद्दे भी साफ साफ सामने आएंगे। एक तो एक बात है। दूसरा जो है बौखलाहट की बात जब मैं कह रहा था, बीच में भी कह रहा था, तो धर्म संसद के नाम पे जो जहरीले भाषण दिए गए, देखिए अगर इस देश में लोकतंत्र है, अगर इस देश में संविधान है और अगर इस देश में कानून और व्यवस्था का राज है तो तत्काल इन बाबाओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। तत्काल। अगर उत्तराखंड की पुलिस के पास या उनके इंटेलिजेंस के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, हम डीजीपी को सुन रहे थे, अशोक कुमार जी को कह रहे थे साहब सूचनाएं अभी आ रही हैं, देख रहे हैं। भाई सूचनाएं क्या आ रही हैं? आपका कोई अपना नेटवर्क नहीं है क्या? वायरल हो रहे हैं सारे वीडियोज, वायरल हो रहे हैं, जिस ढंग की जहरीली बातें कर रहे हैं वो लोग, तो उसको तो करना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि वो भी क्या करें, जब ऊपर से दबाव आएगा तभी तो, क्योंकि यहाँ तो चोर से कहो चोरी करो और घर वाले से कहो कि जागते रहो। अब आज देखिए कितना मजाकिया बात हुई है कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्रिसमस की बधाई दी है लोगों को, और उनके जो चहेते और समर्थक हैं उन लोगों ने सांता क्लॉज की
तस्वीरों को जलाया है, आग लगाया है, नारेबाजी की है, उनके खिलाफ नारेबाजी की है सड़कों पे निकल करके। अब दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? आपने जो शाखाओं में सिखाया है, आपने जो इस तथाकथित धर्म संसद या इस तरह की जो चीज़ें हैं, धर्म संसद में इस बात पे चर्चा क्यों नहीं हुई कि अयोध्या में जमीन खरीद फरोख्त हो रही है, राम के नाम पे जो लूट हो रही है जमीन की, उसके बारे में धर्म संसद पे कभी चर्चा नहीं होती है। अब धर्म संसद ये तय करेगी कि साहब मुसलमानों को मार डालो और इनको मार डालो और ये तलवार उठाओ और पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। मतलब एक तो बेरोजगार जो नौजवान उनको आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उनसे कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज छोड़ दो और तलवार संभालो, हथियार संभालो, भाले संभालो, बर्छे संभालो और मुसलमानों को कत्लेआम करो। मतलब इस तरह की बात आप कर क्या रहे हैं? आप सिविल वार को आह्वान कर रहे हैं, सिविल वार को न्योता दे रहे हैं, और हमारी सरकार चुपचाप बैठी हुई है, केंद्र की सरकार भी चुपचाप बैठी हुई है। ये हेट स्पीच की बात करते हैं, सब बेईमान लोग हैं। मतलब हेट स्पीच की बात करेंगे, वहाँ इस तरह की हेट स्पीच हो रही है और उस पर किसी की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक पूरी तरह से FIR भी नहीं हुआ इन सबों के खिलाफ, एक एक करके किसी किसी के खिलाफ हो रहा है। लेकिन राजीव जी दूसरी बात और भी है, इसका कोई असर नहीं पड़ पा रहा है। जैसे मैं कई बार इसके पहले भी कहा ना कि चूंकि सामने वाला रिएक्ट नहीं कर रहा है, आप कुछ भी बोल रहे हैं, यहाँ तक कि इस बार तो विपक्ष के दल भी, राजनीतिक दल भी खुल करके कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उसी में उलझा करके ये लोग उसको चुनावी इशू बनाना शुरू कर देंगे। इनको तो चाहिए एक लुत्ती किसी तरह से लग जाए, उसको आग लगा करके ही कर दें जी। तो इनकी विफलता वहीं पे है, ये सारी कोशिशें कर रहे हैं, सारी तदबीरें लगा रहे हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए, हिंदू मुसलमान दंगे हो जाएं, कहीं कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये हिंदुओं को पोलराइज करने के लिए इनको मौका मिल सके, लेकिन वो हो नहीं रहा है। मस्जिद का सवाल उठाया, गुड़गांव में आपने कह दिया कि साहब वो सार्वजनिक स्थलों पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ये आपका फरमान निकल गया। लेकिन आपने एक बार भी आपने नहीं कहा कि साहब जो पार्क में या और जगहों पे जो भगवती जागरण होता है वो भी नहीं होना चाहिए। आप अगर ये करते कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जो है या शोर शराबा जो है किसी सार्वजनिक स्थान पे नहीं होगा तो बात समझ में आती। लेकिन आप एक एजेंडे पे चल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र कायम करना है और मुसलमानों को इस देश से कैसे खदेड़ना है, कैसे उनको हाशिए पर ला करके रखना है। तो ये सारे जो आप कर रहे हैं, उसके बावजूद इस देश का अल्पसंख्यक अकलियत का आदमी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, और ये आपकी विफलता की सबसे बड़ी निशानी है, जो आपको उत्तराखंड में दिखाई दे रही है, मेरे ख्याल से अन्य राज्यों में भी दिखाई देगी। अब दिक्कत एक ही है कि जो कांग्रेस में जिस तरह से होना चाहिए था, इस स्थिति को अपने पक्ष में भुनाने की जो कोशिश होनी चाहिए थी, तो कांग्रेस का अपना घर भी डिवाइडेड दिखाई दे रहा है। जैसे ये हरीश रावत जी की बात है, हरीश रावत जी के नेतृत्व में पिछला चुनाव लड़ा गया था, दो वो मुख्यमंत्री थे, उसमें 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़े, दोनों में हार गए थे। तो उसके बावजूद अब वो नेतृत्व का एक बार उन्होंने कह दिया कि अब उत्तराखंड को दलित मुख्यमंत्री चाहिए, और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हमको मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करिए। तो कई तरह की बातें हैं, लेकिन भाजपा के पास इससे बड़ा संकट है। पिछली बार जैसे दिनेश भाई कह रहे थे ना कि पिछली बार कांग्रेस को हाईजैक कर लिया था भाजपा के लोगों ने, बहुत सारे विधायक और सब लोग उनके पार्टी में चले गए थे। अब वो विधायक उनके सामने जंजाल बन के खड़े हुए हैं, उनको ये टिकट देंगे कि नहीं देंगे। अगर टिकट देंगे तो जो भाजपा के उम्मीदवार कम वोटों से हार गए थे पिछले चुनाव में, उनका क्या करेंगे? तो फिर उनके यहाँ भी रेबेलियंस होंगे, उनके यहाँ से भी कतारें शुरू हो जाएंगी, इधर का उधर, उधर का इधर होने की। तो इसलिए अभी देखिए, अभी वहाँ पे भागीरथी में बहुत पानी बहेगा, आएगा, उसके बाद जब तब समझ में आएगा कि क्या होने वाला उत्तराखंड में। जी, भागीरथी में बहुत पानी बहने वाला है, बहेगा, और उसके बाद समझ में आएगा कि उत्तराखंड में क्या होने वाला है। हम इस वक्त उत्तराखंड के ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारे तमाम साथी मौजूद हैं और अपने विचारों को रख रहे हैं। जो बीजेपी, आप जान रहे हैं कि अभी बीजेपी का शासन है उत्तराखंड में, और पिछली दफा 57 सीटों के साथ काबिज हुई थी उत्तराखंड की सरकार में, और लेकिन अभी अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो 26 से 28 सीटें ही आ रही हैं, यानी कि आधी सीटें आ रही हैं। 50% जो है वो इनका जा रहा है। और उसके अलावा कांग्रेस के खाते में 11 से सीधे 40 से 42 सीटें, और अदर्स के खाते में 1 से 3 सीटें। हमारे साथ गोवा से किशोर नाइक गांवकर जी जुड़ गए हैं। किशोर नाइक गांवकर जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। गोवा को लेकर के भी महत्वपूर्ण बातें आपसे जानने को मिलेंगी, और भी साथी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। आप सब
अलग अलग राज्यों के विशेषज्ञ तो हैं ही, साथ साथ पॉलिटिकल कमेंट्री में आप सब माहिर भी हैं। हम लोग बात यहाँ यही कर रहे हैं उत्तराखंड को लेकर के, और भी बहुत सारी बातें अभी आगे होंगी, लेकिन एक कमेंट जरूर राहुल लाल जी आपसे भी लेना चाहूंगा कि उत्तराखंड का जो अभी जो ओपिनियन पोल हम दिखा रहे हैं सामने, इस ओपिनियन पोल को लेकर के आपका क्या कहना है? और थोड़ी सी चर्चा धर्म संसद की इसलिए क्योंकि उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक ये बाकी लोग भी अपने विचार रख चुके हैं, आपके विचार भी जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी चूंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है बीजेपी, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई है, और ऐसे छोटे मोटे जो कारनामे होते हैं उसका कितना असर पड़ता है खासकर बीजेपी के वोटर्स के ऊपर? देखिए, सबसे पहले मैं उत्तराखंड पे आऊंगा, क्योंकि देखिए जो आपका आकलन है वो जो एक तरह से ये ओपिनियन पोल है वो काफी सटीक लग रहा है। इसलिए सटीक लगने के इससे कई कारण हैं। स्पष्ट है कि अभी वहां पे टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ है। मैं एक तरह से गढ़वाल क्षेत्र में, मुझे जो है कि कुछ दिन पहले जो है कि मैं घूमा था, अपने माता पिता के साथ ही गया था वहां पे, तो एक तरह से लोगों से अलग अलग जगह पे इंटरेक्शन कर रहा था। जयशंकर जी जो चीजें कर रहे थे बिल्कुल वही सब चीजें पाया। वहां पे लोगों को पहले से अनुमान है, क्योंकि सरकार के प्रति आक्रोश काफी ज्यादा है। 57 सीटें जब भारतीय जनता पार्टी को दी गई थी तो 57 सीटों के अनुसार लोगों की अपनी उम्मीदें भी थी। आपने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर धामी। लोग ये कह रहे हैं कि भाई पुष्कर धामी अगर इतने ही शानदार कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री थे तो इनको शुरुआत में ही बना देते। आपको किसने मना किया था कि आप पुष्कर धामी को आप इलेक्शन के पीरियड में हम लोगों के सिर पे डाल दीजिए आप? तो एक तो स्थितियां जो है कि जो भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बदले, आप उसी से समझ सकते हैं कि उनका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना ज्यादा है। और उस समय जबकि धर्म संसद नहीं हुआ था, जब मैं गया था, तभी तमाम लोग कह रहे थे कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कट्टरता को फैलाने के लिए किया जाएगा। तमाम लोग दिखाते थे, देखिए व्हाट्सएप पे किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह से अलग अलग ग्रुप में क्या चीज फ्लोट किए जा रहे हैं। तो वहां के लोगों को, जो वहां का कम से कम युवा वर्ग है, जो अलग अलग लोग हैं, वो अपने भविष्य को लेकर काफी ज्यादा जो है कि वो संवेदनशील, और वो लोग पहले से ही उम्मीद जता रहे थे कि कहीं न कहीं लास्ट में भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन से संबंधित कुछ बड़े चीजें कर सकती है, और वो हम लोग देख भी रहे हैं। तो लोग मेंटली पहले से ही तैयार है राजीव जी कि भाई हमें इस प्रकार के मामलों में नहीं फंसना है। लेकिन जो धर्म संसद हरिद्वार में, जो एक तरह से इन्होंने धर्म संसद क्या कहा जाए, उसको तो अधर्म का संसद कहना भी जो है कि उपयुक्त नहीं होगा। इतने जहरीले बोल और एक तरह से हिंसा के लिए प्रवृत्त करना किसी को, आप एक पूर्व जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कोई जो है कि इतना आपत्तिजनक हिंसाजनक शब्दों के लिए बातचीत करता है, उसके ऊपर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो यह बड़ी दुखद चीज, और यह मामला वही है कि वहां से सीधे सीधे उत्तराखंड को भी हम प्रभावित करें और देश के अन्य जगह को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इनकी उल्टी गिनती चली रही है, क्योंकि इन्हें वहां पे भी जो एक कॉन्फिडेंस वाला जो होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी, वो कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर रही है। तो जब वो कॉन्फिडेंस नहीं महसूस कर रही है तो हम लोग ये धर्म संसद जैसी स्थितियां देखते हैं। और बार बार मैं कहूंगा, अभी भी इनके ऊपर दबाव काफी ज्यादा है, विश्व समुदाय का दबाव है इसको लेके, कि जो धर्म संसद की जो आलोचना है वो केवल देश के पटल पे नहीं हो रही है, वो आलोचना अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी हो रही है। तो आपने भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब किया है, यह हर कोई अब समझने लगा है इस चीजों को। उत्तर प्रदेश में अभी भी इन्होंने धर्म संसद कर लिया, ओवैसी जी से बयान भी दिलवा दिया, फिर इनके जो है कि इनके तरफ से भी जो है कि घिनौने किस्म का बयान इनके तरफ से भी आ गए। लेकिन जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया कहीं से भी नहीं है। लोग जान रहे हैं कभी उत्तर प्रदेश में चूंकि या फिर अन्य जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी स्थिति बिगड़ रही है, और ऐसे स्थिति में पोलराइजेशन पॉलिटिक्स इनका एक आखिरी टूल होता है, और उस टूल को ये यूज कर रहे हैं। लेकिन ये बेकारी जाएगा, इसका कहीं से राजीव जी कोई आशा नहीं निकलता है। देखिए, आप देखिए कि अगर आप उत्तराखंड की बात करूं, देखिए इन्होंने संतुष्ट करने के लिए, जैसे किसानों का आंदोलन आखिरी समय में इन्होंने तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए, वैसे उन्होंने देवस्थानम बोर्ड का मामला भी देखिए आखिरी समय में वापस लिया। लेकिन उसके बावजूद भी जो वहां के जो पंडित पुरोहित वर्ग है उनमें भी इनके प्रति आक्रोश नहीं है, दूसरे जो और अन्य लोग हैं उनमें भी आक्रोश कम नहीं हुआ है। तो यह स्पष्ट है कि कांग्रेस अगर अपना संगठनात्मक ढांचा और मजबूत कर ले और थोड़ा व्यवस्थित होकर अगर चुनाव लड़े, तो जो आप 40 से 42 हम लोग देख रहे हैं, इस संख्या को वो और आगे ले जा सकती है। तो वो अब निर्भर करेगा कि आप कितना आप मजबूत होकर किस तरह से आप चुनाव लड़ते हैं, तो वो उत्तराखंड का भविष्य तय करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, उत्तराखंड का भविष्य तय करेगा कि कांग्रेस किस प्रकार खुद को व्यवस्थित करती है, और व्यवस्थित अगर नहीं करेगी तो रिजल्ट शायद दूसरा भी आ जाए। लेकिन थोड़ा समझना चाहूंगा, विजय जी आपके पास आना चाहूंगा, उत्तराखंड के जो ओपिनियन पोल है, यहाँ पर मुद्दों की जो बात हुई और उसमें क्या वहाँ के लोग गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई, इन तमाम मुद्दों की भी चर्चा कर रहे थे क्या?
देखिए, कई राजीव जी चर्चे थे। पहला जो बोला जयशंकर जी ने बिल्कुल सही बोला कि एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पूरी तरीके से सिर चढ़कर बोल रही है। नंबर 2, आपदाएं इतनी आई और उनका जो मैनेजमेंट था वो बिल्कुल खराब था। सड़कें बह गई, पुल बह गए, रास्ते बह गए, लोगों ने एक एक करके झेला उसको। दूसरा, जो कुंभ आयोजित हुआ था, उस कुंभ के घोटालों को लेकर के भी लोगों के अंदर संशय है काफी, क्योंकि पहाड़ के लोग ज्यादातर होटलों में काम कर रहे थे, पर्यटन से जुड़े थे, और इस महामारी में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान हुआ तो पहाड़ के लोग परेशान हुए। ये सारे फैक्टर थे जो वहां पर काम कर रहे हैं और करते रहे हैं। सबको पता था कि धर्म उन्माद या बाकी चीजों में लेकर सत्ता फिर से पाने की भाजपा कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री का बदलना सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सीधा सवाल था। लोगों को भरोसा नहीं रहा कि जो सरकार अपने मुख्यमंत्रियों पर भरोसा नहीं कर सकती वो हमें क्या देगी। ये मतलब लोगों का रुझान था, लोग खुलकर बोलने के लिए तैयार थे और बोल भी रहे थे इस पर। यहाँ रख रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों को, जो सरकार अपने मुख्यमंत्रियों कोटेड कह रहा हूं, पर भरोसा न करे। बात सिर्फ यहां की नहीं है, बात कई राज्यों की, और अपने प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रदेश में तो पूरा का पूरा कैबिनेट ही बदल गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अपनी सरकार पर, अपने मुख्यमंत्रियों पर भरोसा नहीं तो जनता क्या भरोसा करे आप पर। ये बहुत सही और सटीक आपने बताया। और ये जब आप जाते हैं लोगों के बीच, लोग कैसी कैसी बातें अपनी रखते हैं, उस आधार पर जब आप सर्वे करते हैं तो बहुत बातें निकल करके आती हैं। बहुत सारी बातें यहां पर घंटा 2 घंटा के प्रोग्राम में हम नहीं कह सकते, नहीं बता सकते, लेकिन रिजल्ट सामने है कि कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है उत्तराखंड में। बढ़ेंगे आगे।